सो हाय एवरीवन, अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन होता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो देखते हैं। सो हम डिफ्यूजन से स्टार्ट कर रहे हैं। वो हमें पता है कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, प्लस एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। एनर्जी की कोई यूज़ नहीं, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल प्रोसेस होता है। एंड डिस्टेंस जो है वो डिफ्यूजन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम डिफ्यूजन होगा, एंड जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन जो है वो नेचर ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करता है। जैसे गैस ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, सो इस तरीके से ये डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट हम करते हैं साइज़ और वेट भी जो है डिफ्यूजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कम वेट होगा तो जल्दी डिफ्यूज़ होगा, ज़्यादा वेट होगा तो देर में डिफ्यूजन होगा। नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल का ज़ीरो होता है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन हो जाए तो कोई नेट डिफ्यूजन नहीं होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है, वो जिगजैग मूवमेंट करेंगे। कंसंट्रेशन कम है इनके अंदर, काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो प्रेशर है वो भी कम है। मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। एज मॉलिक्यूल शो मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है, तो वो प्रेशर जनरेट कर देती है। तो यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, काइनेटिक एनर्जी इतने ज़्यादा वो मूव करेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर। और मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगर होता है फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर तक, फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर डीपी और लो डिफ्यूजन प्रेशर से, हाँ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर से हम बोलते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है वो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसका डिफ्यूजन प्रेशर भी होगा ना। सो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी सिस्टम में, एंड काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो डिफ्यूजन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सो डिफ्यूजन प्रेशर जो है एक तो कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन उतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड। ऑस्मोसिस भी वही है कि मूवमेंट ही होता है, बट इसमें थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इन डिफ्यूजन एनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है, ओनली इसमें सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट हम पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इन ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होते हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन बाय यूजिंग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे अच्छा देखो, इस चीज़ को ना आप अच्छे से समझो। जैसे ये 3 ग्लास हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्लास है इसके अंदर हमने वाटर डाला है, 100% प्योर वाटर है, यानी कि 100% कंसनट्रेशन है। इसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब हम उसमें विटामिन सी, सॉल्ट डाल दें, ORS डाल दें, शुगर डाल दें, कुछ भी हम डाल रहे हैं, सारी चीज़ हम इसमें वाटर सॉल्युबल चीज़ें डाल रहे हैं, तो वाटर का पोटेंशियल तो कम हो जाएगा ना। यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल ज़ीरो है। प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो मैक्सिमम होता है, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा वाटर पोटेंशियल, तो इस केस में सो प्योरिटी कम हो रही है, कंसनट्रेशन भी कम हो रही है वाटर की, क्योंकि हम इसमें सॉल्यूट डाल रहे हैं। सॉल्वेंट वाटर होता है, ठीक है। तो हम वाटर से रिलेटेड बात करें, क्योंकि इसमें हमने सॉल्यूट ज़्यादा डाल दिया तो सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम हो गई, तो सॉल्वेंट तो कम हो गया ना, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर इसमें कम हो गया। सो प्योर वाटर में डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम हो गया है, ठीक है। और अगर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे, यानी कि उसका डिफ्यूजन प्रेशर और ज़्यादा कम होगा, एंड वाटर पोटेंशियल तो और ज़्यादा नेगेटिव में चला जाएगा। वाटर पोटेंशियल ज़ीरो मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का। एंड डीपीडी जो होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डीपीडी, अगर डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा तो डीपीडी ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना कम डिफ्यूजन प्रेशर उतना ही ज़्यादा डीपीडी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना है। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है सॉल्यूट कंसनट्रेशन के, अगर जितना ज़्यादा सॉल्यूट कंसनट्रेशन उतना ही कम होगा डिफ्यूजन प्रेशर, लेकिन सॉल्वेंट के तो डायरेक्टली है ना, जितना ज़्यादा इसमें सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन है तो डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है। इसमें सॉल्वेंट कम हो गया तो डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो गया। तो सॉल्यूट कंसनट्रेशन के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड सॉल्वेंट के कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्वेंट यहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि डीपीडी हम किसको बोल रहे हैं। देखो, लॉस ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर अगर होता है
बाय द एडिशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्यूट। अगर हम सॉल्यूबल सॉल्यूट डालते हैं हमारा डिफ्यूजन प्रेशर लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी हम उसको बोलते हैं। और सॉल्यूट की कंसनट्रेशन डीपीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिफ्यूजन प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, सॉल्वेंट के। तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब बस एक याद रखो कि डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वाटर के, एंड वैसे प्रोपोर्शन होते हैं सॉल्यूट के, उसका उल्टा बिल्कुल डीपीडी हो जाएगा। ठीक है। सो अगर सॉल्यूबल हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, तो इसका मतलब उसका डिफ्यूजन प्रेशर कम हो रहा है, डीपीडी बढ़ रहा है। एंड मूवमेंट जो होता है सॉल्वेंट का, मूवमेंट हमेशा हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, यानी कि लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है। अब देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हमारे पास एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, एक आइसोटोनिक होता है, एंड एक हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्यूट से रिलेटेड बोलते हैं, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो अगर आप उसमें सेल को रखोगे जिसमें हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो बाहर से जो है अंदर की साइड सॉल्वेंट मूव करेगा, वाटर जो है वो मूव करेगा अंदर की साइड। सो वाटर जो है मूव करेगा फ्रॉम मीडियम से सेल में अंदर जाएगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगी। ठीक है। इफ़ एनिमल सेल को अगर हम इसी केस में रखते हैं तो सेल बर्स्ट हो जाएगी, ऑस्मोटिक बर्स्टिंग हम उसको बोलेंगे, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। आइसोटोनिक में हमें कोई नेट चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हाइपरटोनिक में यही होता है। हाइपरटोनिक यानी कि अगर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा में आप कोई सेल को रख रहे हो, यानी कि सॉल्वेंट की कम है, तो सेल के अंदर से वाटर लॉस होगा, तो उसका मतलब हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन हम ले रहे हैं, जिसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो कम है, तो अंदर से पानी जो है वो एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाहर की तरफ आएगा, वाटर विल मूव आउट। ठीक है। तो इस केस में ये होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में यही होता है। तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन में यही होगा। तो अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हम देख रहे हैं एक्सोऑस्मोसिस होता है, तो प्लांट तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी, एंड एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, फ्लैसिड बोलते हैं उसको। एनिमल सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, एंड प्लांट की जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है इन केस ऑफ हाइपरटोनिक। एक्सोऑस्मोसिस में हाँ यही है कि श्रिंक हो जाएगी एंड प्लांट की प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। अगर हम देखें कि इस केस में क्या होता है वाटर पोटेंशियल में, अगर हम देखें कि इस केस में क्या होता है वाटर पोटेंशियल, हम किस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है। देखो अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, को हटाना है। सो अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो फ्री एनर्जी स्टेटस वाटर का जो होता है वो हम बोलते हैं कि वाटर पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं। ठीक है। तो प्योर वाटर का हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है ज़ीरो। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है, फ्री एनर्जी स्टेटस ऑफ वाटर। एंड फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वर्क। उसके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क, तो उसका कितना पोटेंशियल है फॉर परफॉर्मिंग वर्क। सो प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर डीपी मैक्सिमम होता है। हाई डिफ्यूजन प्रेशर अगर होगा, वाटर ऑलवेज मूव करता है हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, और लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, और हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, हमेशा वाटर मूव करते हैं। ठीक है। ये चीज़ याद रखनी। अब जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो ज़ीरो होता है। ठीक है। इसको हम समझते हैं। वाटर जो है मूव करता है ज़ीरो टू नेगेटिव, क्योंकि हाई ज़ीरो वाटर पोटेंशियल मतलब हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल, यानी कि वो लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टोटली डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों सेल के बीच में। प्लांट सेल जो होती है टिपिकली उनका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, क्योंकि एज दे अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कैपिलरी एक्शन, हाँ वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि कैपिलरी एक्शन से, यानी कि वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होता है जिससे वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो माइनस ही होता है इनका वाटर पोटेंशियल। सो दे हैव टू टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो वाटर पोटेंशियल जो होता है ऑफ द सॉइल वाटर, यहाँ पे हम कैपिलरी वाटर वो ज़ीरो होता है, तभी तो प्लांट सेल ईजिली एब्जॉर्ब कर रही है वाटर सॉइल से, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो है तभी तो वो एब्जॉर्ब कर पा रही है ना, माइनस है उनका, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल तक जाता है। जो फ्लैसिड सेल है, डिहाइड्रेटेड सेल अगर है, व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन, अगर आप कोई फ्लैसिड सेल एक सॉल्यूशन में रख दोगे,
इन अ सोल्यूशन, जो कि डिहाइड्रेटेड सेल है जिसके अंदर वाटर ही नहीं है, फ्लैसिड सेल है, तो उसका वाटर पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, विच हैविंग हाई वाटर पोटेंशियल। और आप उसको एक सॉल्यूशन में रखोगे जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है सेल के वाटर पोटेंशियल से, तो वाटर जो है वो मूव करेगा सॉल्यूशन से सेल के साइटोसोल में टू द सेल साइटोसोल, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं, जिससे सेल साइज बढ़ जाता है। ऐसे अगर आप कोई टर्जिड सेल रखोगे, टर्जिड सेल यानी कि जिसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होते हैं नियरली, और आप एक सॉल्यूशन में रख दोगे जिसका वाटर पोटेंशियल सेल के वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा है, विच हैविंग वाटर पोटेंशियल मतलब ज़्यादा नेगेटिव है देन द सेल्यूलर वाटर पोटेंशियल। ओके, आप उसको एक सॉल्यूशन में रख दोगे जो कि नेगेटिव है। ओके, एक सेल टर्जिड है जिसका ज़ीरो है, एंड आप एक सॉल्यूशन डाल रहे हो जिसका मोर नेगेटिव है, तो यानी कि वो कहाँ मूव करेगा, सेल से बाहर की साइड मूव करेगा, तो उसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। सो जो वाटर होगा विल मूव फ्रॉम सेल से सोल्यूशन की तरफ, विल मूव फ्रॉम इनसाइड। सो वाटर पोटेंशियल को हम यूनिट पास्कल और मेगा पास्कल में मेजर करते हैं। मेजर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है सेल के वाटर पोटेंशियल में, वो मेजर होता है बाय तीन फैक्टर्स से वाटर पोटेंशियल होता है। इसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल से साई एस, देन इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि मोर नेगेटिव मूवमेंट होता है वाटर का। ओके, सो वाटर सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तीनों को ऐड कर दो तो हमारा वाटर पोटेंशियल आ जाता है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अगर हम सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो सॉलिड पोटेंशियल को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट्स ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट, कि जितने सॉल्यूट हमने डिसॉल्व करे हैं ना उनका क्या अफेक्ट आ रहा है वाटर पोटेंशियल पे। जैसे आप सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाओगे, किसी भी चीज़ में हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो जो फ्री एनर्जी है वाटर की वो तो कम होती चली जाएगी ना। तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का, वो ऑस्मोलैरिटी एक्सप्रेस करता है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मिलाओगे वाटर की फ्री एनर्जी स्टेटस तो उतना कम हो जाएगा ना, वाटर पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। अभी हमने देखा था कि जितना आप सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वो मैक्सिमम से कम हो जाएगा। यानी कि ये एक सेल है मान लो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट है, हाई सॉल्यूट है, एंड ये एक सेल है जिसका सॉल्यूट कम है और ये प्योर वाटर है। तो ये जिसका सॉल्यूट हाई है, यानी कि हाई सॉल्यूट जिसके पास है उसका जो वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो है उसका ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से वाटर को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि हाई सॉल्यूट की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाला ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, जिसका कम नेगेटिव होता है, इसका लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से ऑस्मोलैरिटी इसकी ज़्यादा होगी एंड इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। वाटर अपटेक के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट कम है, एक तो ये है, और सॉलिड ज़्यादा होने की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। कम मतलब वो मोर नेगेटिव में चला जाता है। ए सेल एब्जॉर्ब वाटर मोर स्ट्रांगली देन बी, बिकॉज सेल ए के पास ज़्यादा सॉल्यूट है, वाटर पोटेंशियल उसका कम है। ऑस्मोलैरिटी टोटली जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब हम प्रेशर पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। प्रेशर पोटेंशियल जो होता है ये प्योर वाटर का रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। इट रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या अफेक्ट हो रहा है वाटर के फ्री एनर्जी स्टेटस पे। पहला हमने देखा कि सॉल्यूट का क्या अफेक्ट हो रहा था, सॉल्यूट पोटेंशियल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या अफेक्ट हो रहा है ऑन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, वो हम देखेंगे प्रेशर पोटेंशियल में। पॉजिटिव प्रेशर अगर पड़ रहा है तो हाई वाटर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव प्रेशर मतलब लो वाटर पोटेंशियल। तो यानी कि अगर प्रेशर पोटेंशियल से देखें तो हाई प्रेशर पोटेंशियल से मूव करेगा लो प्रेशर पोटेंशियल तक। हाँ, सेम वही है, मतलब पॉजिटिव होगा तो हाई प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, सो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हम जैसे टर्गर प्रेशर देखते हैं, जैसे प्रेशर डेवलप्ड ऑन द वॉल बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल पे प्रेशर लगाती है, डेवलप्ड ऑन द वॉल बाय द सेल मेम्ब्रेन एज इट इंक्रीजेस।
और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को हम टेंशन बोलते हैं। पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये टर्गर प्रेशर होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल पे लगा रही है। सो जो प्रेशर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का स्टैंडिंग स्टेट में वो जीरो होता है, प्रेशर पोटेंशियल भी जीरो होता है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो डिपेंड करता है कि हाइट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हाइट पे डिपेंड करता है। सो अगर हाइट ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर भी तो कम हो गया है। अगर हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम तो वाटर पोटेंशियल कम, प्रेशर पोटेंशियल तो वाटर पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल टुवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हैं तो फेवरेबल होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहे हैं अनफेवरेबल नॉन स्पॉन्टेनियस एनर्जी चाहिए होगी। एंड इन केस ऑफ प्लांट जो यूकैलिप्टस होता है वो लॉन्गेस्ट प्लांट होता है, तो यानी कि जितना ज़्यादा आप हाइट देख रहे हो उतना ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है। प्रेशर पोटेंशियल कम हो रहा है इसलिए वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल कम हो रहा है। सो ग्रेविटी जो होती है इट कॉजेज वाटर टू मूव डाउनवर्ड। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हाइट पे डिपेंड करता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जनरली omitted in plant because in plant water will move from one cell to another by differences in, हम इसको emit कर देते हैं, it's not omitted it's emitted, हम इसको emit कर देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, क्योंकि प्लांट में जो वाटर मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमारा जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं एंड प्रेशर पोटेंशियल। दस इन प्लांट वाटर पोटेंशियल जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम एमिट कर रहे हैं ना, तो ये तो इक्वल होना चाहिए सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल के। ये यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल आएगा। सो इन प्लांट जो वो नेग्लिजिबल होते हैं ग्रेविटेशनल, बिकॉज वाटर मूवमेंट टोटली कैपिलरी एक्शन कंट्रोल करता है, कैपिलरी एक्शन मूवमेंट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंट्रोल करती है वाटर मूवमेंट। सो इसीलिए वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का वो ज़्यादा क्लोज होता है जीरो से, एक्सेप्ट सेलाइन सॉइल। कंटिन्यूसली सकिंग ऑफ द वाटर इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, वही बोलते हैं कंटिन्यूसली सकिंग ऑफ द वाटर। सो इसलिए प्लांट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट टोटली कंट्रोल कैसे हो रहा है, कैपिलरी एक्शन मूवमेंट से हो रहा है। ओके, सो प्रेशर पोटेंशियल हम देखते हैं प्योर वाटर में एंड सॉल्यूट पोटेंशियल देखते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम नहीं देखते, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो बस इसमें यही था तीनों में। एक बार हम देख लेते हैं कि फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वाटर होल्डिंग टेंडेंसी जो है सॉइल की आफ्टर द प्रेसिपिटेशन के बाद, रेन जब हो जाती है उसके बाद वाटर होल्डिंग टेंडेंसी क्या है सॉइल की। सैंड अगर आप देखोगे ना, रेत आप देखते हो उसका पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, उसकी वाटर होल्डिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है एंड द एनवायरनमेंट जो है वो ड्राई हो जाता है, जेरिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। सैंडी सॉइल जो होता है इट हैव लीस्ट वाटर होल्डिंग टेंडेंसी, दैट्स वाई मेंटेन कंटिन्यूस जेरिक एनवायरनमेंट। दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर कुकुरबिटेसी फैमिली के लिए बेस्ट है। क्ले की अगर आप बात करो उसमें मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है क्ले की। मड जो बन जाता है, मड सॉइल और ह्यूमस मिलके मड बना लेता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है। क्ले की भी मैक्सिमम होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सो जो वाटर लॉक्ड सॉइल होती है वो ज़्यादा वाटर होल्ड करती है दैन इट्स कैपेसिटी एंड वो मड बना लेती है। सो लॉस ऑफ वाटर, अगर वाटर लॉस हो जाए उससे प्लांट की विल्टिंग हो सकती है। विल्टिंग दो टाइप की होती है, ठीक है। विल्टिंग मतलब वही है कि मुरझा जाते हैं प्लांट, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर कॉज विल्टिंग इन प्लांट दो टाइप की होती है, टेम्परेरी विल्टिंग एंड परमानेंट विल्टिंग, ठीक है। सो जो टेम्परेरी विल्टिंग होती है ना और परमानेंट विल्टिंग हम देखते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट विल्टिंग। सो जो टेम्परेरी विल्टिंग होती है इसमें क्या होता है, इट इज़ कंपेंसेटेड। टेम्परेरी विल्टिंग जो होती है इट इज़ कंपेंसेटेड ड्यूरिंग नाइट बाय रूट प्रेशर, इसको कंपेंसेट कर लेता है।
परमानेंट विल्टिंग को हम रिकवर नहीं कर सकते। ये भी दो तरीके की हो जाती है, जो फिजिकली ड्राई होती है, रियल ड्रॉट जब हो जाती है, एंड फिजियोलॉजिकली ड्राई मतलब वाटर है बट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि उस वाटर में सैलिनिटी ज़्यादा है, सलाइन वाटर है। और अगर सलाइन वाटर है, अगर वहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है वाटर में, तो उसका वाटर पोटेंशियल तो नेगेटिव हो जाएगा ना। वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, एंड प्लांट का नेगेटिव होता है तो वो ज़्यादा नेगेटिव से नेगेटिव में कैसे जाएगा, तो इसलिए वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये होता है फिजियोलॉजिकल ड्राई, एंड फिजिकली ड्राई कंडीशन हो जाती है। परमानेंट विल्टिंग तब हो जाती है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। एंड एक्वापोरिन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, जो वाटर चैनल्स होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे कि वाटर होल्डिंग एंड फिल्ड कैपेसिटी में हमने ये देख लिया। होलार्ड अगर आप देख रहे हो ना, होलार्ड मतलब कि वहाँ पे जो टोटल वाटर है, होलार्ड मतलब होता है टोटल वाटर, एंड क्रेसार्ड एंड एकार्ड। क्रेसार्ड मतलब जो अवेलेबल वाटर है प्लांट ग्रोथ के लिए, कैपिलरी वाटर। क्रेसार्ड एकार्ड मतलब नॉन अवेलेबल वाटर। सो होलार्ड, क्रेसार्ड प्लस एकार्ड मतलब नॉन अवेलेबल वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर, जैसे ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर, ये सब जो नॉन अवेलेबल वाटर होते हैं, दैट इज एकार्ड। ओके, सो विल्टिंग हमने देख लिया, एंड सैंड और क्ले के बारे में देख लिया कि पार्टिकल साइज सैंड का जो है वो ज़्यादा होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। क्ले का अगर आप देखोगे ना, क्ले की पोर साइज कम होते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले की मैक्सिमम होती है। एंड अगर वाटर लॉक्ड सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड कर लेती है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो ह्यूमस बना देगी। सो क्ले का पोर साइज छोटा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम। सैंड का जो पोर साइज होता है वो बड़ा होता है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है। ठीक है, तो हमने सैंड के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है रूट से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखो अगर हम पहले आपको रूट के बारे में देख लो। कुछ प्राइमरी रूट होती है, फिर ये सेकेंडरी रूट हो गई जो प्राइमरी रूट में से निकल रही है, फिर जो सेकेंडरी रूट में से निकल रही है कुछ टर्शरी रूट हो गई, दिस इज प्राइमरी रूट जो आ रही है, देन ये सेकेंडरी रूट हो गई, देन ये टर्शरी रूट हो गई, एंड टर्शरी रूट से निकलते हैं रूट हेयर। अब आप ये एक रूट हेयर का डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। रूट हेयर में नीचे रूट कैप होती है जो कि प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये जो रूट हेयर है, प्रोटेक्ट, रूट कैप जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, तो ये रूट कैप मेरिस्टेमिक रीजन को प्रोटेक्ट करता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है पूरा। यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड करती है, सेल डिवीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, डिवाइड इन नंबर। उसके बाद एक एलोंगेशन जोन आता है ऊपर, फिर एक मैच्योरेशन जोन आता है। सो जो मैच्योरेशन जोन आता है उसमें ये रूट हेयर हमें देखने को मिलते हैं मैच्योरेशन जोन में। तो ये वाटर एंड मिनरल जो एब्जॉर्ब होते हैं ना फ्रॉम सेवरल अबव द बॉटम, सो नीचे से काफ़ी रूट तो यहाँ तक जा रही है, तो वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ये रूट हेयर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। यहाँ पे जो मैच्योरेशन जोन होगा यहाँ पे होता है सेल इज फुल्ली डिफरेंशिएटेड एंड रेडी फॉर परफॉर्मिंग फंक्शन। मैच्योरेशन जोन में सेल कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड हो जाती है एंड वो रेडी है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये एलोंगेशन जोन होता है, यहाँ पे सेल साइज बढ़ जाता है। दिस इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन, जहाँ पे जो है सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में। माइटोसिस होता है, सेल नंबर बढ़ते हैं। फिर नीचे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, एंड रूट कैप होता है विच इज प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, जो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट होता है और वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हम रूट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से निकलते हैं, ये मैच्योरेशन जोन से रूट हेयर निकलते हैं और यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो नीचे से कितने ऊपर से यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, मैच्योरेशन जोन से एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे रूट हेयर होता है, ठीक है। और अब जो ये एब्जॉर्प्शन होता है ये हम देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये हम रूट हेयर देख रहे हैं, रूट हेयर से अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है अंदर, जाइलम और फ्लोएम तक जा रहा है एब्जॉर्प्शन। वो कैसे जा रहा है, ये जो रूट हेयर है इनसे एब्जॉर्ब होके जाइलम और फ्लोएम तक कैसे जा रहा है, तो ये देखते हैं। देखो ये सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये कॉर्टेक्स होता है,
कॉर्टेक्स के बाद आता है ये एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के ये बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। सो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल होता है, देन अंदर हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है। तो तीन तरीके के पाथवे होते हैं इसमें, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे एंड एपोप्लास्टिक पाथवे। जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू होता है डायरेक्ट। तो यहाँ से सिम्प्लास्टिक पाथवे से क्या होगा, डायरेक्ट वाटर जो है मूव करेगा इस वे से, यानी कि बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू मूव कर रहा है, जो डार्क ब्लू से आप देख रहे हो, एंड तब वो जाइलम एंड फ्लोएम में जा रहा है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। ये सेल टू सेल जाता है लेकिन प्लाज्मोडेस्मेटा यूज नहीं करता, कभी कभी वो वैक्यूल में भी एंटर करेगा। तो एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है, बट देखो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू नहीं जा रहा है, वो एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है एंड वैक्यूल में भी एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है एपोप्लास्टिक पाथवे, ये एंटर करता है, एंटर बिटवीन द स्पेसेस ऑफ सेल, यानी कि जो सेल के बीच में स्पेसेस है वहीं से जाएगा ये, यानी कि सेल के अंदर नहीं एंटर करता है। जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, देखो एपिडर्मिस में भी सेल के बीच में जो स्पेसेस है वहां से गया, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में सेल के अंदर जाता है और वैक्यूल के अंदर भी जाता है। ये देखो, बस प्लाज्मोडेस्मेटा में नहीं जाता बट सेल के अंदर से होकर जाता है। एपोप्लास्टिक सेल के बाहर बाहर से जाएगा, लेकिन उसके बाद वो बाद में सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स उसको रोक देती है, जो कि सुबेरिन और हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो यहाँ से वो मूव करता है, फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे ले लेता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके के पाथवे पड़ते हैं, सिम्प्लास्टिक पाथवे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे सेल से होके जाता है एंड सेल टू सेल जाता है विदाउट एंटरिंग द प्लाज्मोडेस्मेटा, एंड एपोप्लास्टिक सेल के बाहर वाले स्पेस से होके जाएगा स्पेसेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो फिर बाद में सिम्प्लास्टिक बन जाता है। इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है हमें। तो ये होता है सिम्प्लास्टिक, अंदर जाइलम में जाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, एंडोडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गया। तो ये सब हमने देख लिया, इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम सेवरल अबव द, मतलब नीचे से ऊपर से जो बोल रहे हैं ना, वो मैचुरेशन जोन में एब्जॉर्प्शन होता है। So apoplastic pathway में water will not enter into the cell, move on the cell membrane, also called इसको हम नॉन लिविंग पाथवे बोलेंगे। सेल में वो एंटर ही नहीं करता, नॉन लिविंग पाथवे और लीस्ट रेजिस्टेंट पाथवे हम इसको बोलते हैं, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस तब होगा ना जब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, बट वो तो सेल के अंदर ही नहीं जा रहा है, बाहर बाहर से जा रहा है। तो इसलिए हम नॉन लिविंग पाथवे और लीस्ट रेजिस्टेंट पाथवे बोल देते हैं, और डिसकंटिन्यूस पाथवे भी बोलते हैं। सिम्प्लास्टिक और कंटिन्यूस पाथवे बोलते हैं जो सेल के थ्रू जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। लिविंग पाथवे बोलते हैं सिम्प्लास्टिक को, एंड एपोप्लास्टिक इज द नॉन लिविंग पाथवे एंड लीस्ट रेजिस्टेंट पाथवे, सबसे कम रेजिस्टेंस इसमें ही शो होता है। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, वाटर विल नॉट मूव, प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं जाएगा बट सेल टू सेल जाता है बाय ऑस्मोसिस, ये दोनों भी लिविंग पाथवे, दिस इज ऑल्सो लिविंग पाथवे। So root hair are the filamentous outgrowth of root apical meristem that increase the surface area of the root. Root hair surface area बढ़ा देते हैं, provide greater capacity for absorption of water and mineral from the soil. तो surface area बढ़ा देते हैं and greater कैपेसिटी देते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो लिविंग पाथवे बोलते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे में इसको टोनोप्लास्ट से होके जाता है, जो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेस मिनरल इसमें जा पाएंगे क्योंकि ये लिविंग पाथवे, और इसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग भी होती है। वाटर देखो एंट्री कर रहा है, लीव कर रहा है, तो वाटर मूव सेल को ट्वाइस टाइम जो है क्रॉस करता है। एपोप्लास्टिक पाथवे को नॉन लिविंग, डिसकंटिन्यूस, लीस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई चेकिंग ही नहीं है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पाथवे के थ्रू जा रहा है। ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मिनरल ये ट्रांसपोर्ट करेगा क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंट है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बैंड जो होते हैं ऑफ रेडियल सेल ऑफ एंडोडर्मिस विच इज इम्प्रेग्नेटेड, कॉटेड होते हैं विद हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। अच्छा, वो जो कॉटेड रहते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल लिग्निन एंड सुबेरिन से, तब उसके बाद वो सेल के अंदर जाता है, सिम्प्लास्टिक हो जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं, ठीक है। रूट हेयर के बारे में हमने देख लिया।
एंड वही है एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे। एंड देखो वाटर जो है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे जो होता है ना, इसमें वाटर सेल में एंटर करता है फिर लीव करता है, एंटर एग्जिट करता है ट्वाइस। ऑन द अदर साइड वाटर जो है वो क्रॉस कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को 2 बार। सो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द टोनोप्लास्ट भी इन्वॉल्व होता है इसमें। एंडोडर्मिस में मूवमेंट जो होता है एपोप्लास्ट, हाँ वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं ये बैंड होते हैं, रेडियल सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस में ही होते हैं। वो इम्प्रेग्नेटेड और कॉटेड होते हैं विद लिग्निन विच इज हाइड्रोफोबिक, एंड वो कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं एपोप्लास्टिक के। सो एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा किसके बारे में कि कैसे जो है रूट हेयर से जो वाटर एंड मिनरल है वो एब्जॉर्ब होता है। एक बार हम समझ लेते हैं कि एसेंट ऑफ सैप क्या है, उसके बाद हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप जो होता है कंटिन्यूटी जो होती है वाटर कॉलम की फ्रॉम द सॉइल वाटर, जो लीफ की मेसोफिल सेल्स होती है ना, वाटर जो मूव करता है सॉइल से लीफ की मेसोफिल सेल्स तक अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप को जो है 3 फैक्टर कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है दैट इज कोहेशन। कोहेशन जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2O है वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल है अगर आप इसका देखो, ऑक्सीजन अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन इसमें इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एंड हाइड्रोजन के पास जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है यहाँ से भी यहाँ से भी। सो हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन गेन होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन आयन वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में। ठीक है, एक वाटर मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो 1 वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम फॉर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है, एक यहाँ से दे देता है एक यहाँ से दे देता है। ठीक है, सो एक वाटर अगर हम देखें मैक्सिमम कितने बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कोहेशन होता है कि वाटर जो होता है इज पॉलन इन नेचर एंड हैविंग पॉलन नहीं पोलर होता है, वाटर इज पोलर इन नेचर एंड उसका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल बाय डायरेक्ट। सो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो अट्रैक्शन होता है ना 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 2 वाटर मॉलिक्यूल के और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वही होता है कोहेशन। तो जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। सेकेंड फैक्टर होता है एडिशन, मतलब जो अट्रैक्शन है वाटर के बीच में और जो सेल्यूलोसिक वॉल है ट्रैकेट्स और वेसल्स की। हाँ, जाइलम में जो ट्रैकेट्स और वेसल्स की जो सेल्यूलोसिक वॉल होती है वाटर और उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दिस इज द सेकेंड फैक्टर। थर्ड इज द कैपिलरी एक्शन। वाटर जो होता है इनसाइड द नैरो वेसल्स में जैसे वाटर जाते हैं तो वहाँ पे कैपिलरी एक्शन डेवलप्ड हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक सरफेस। तो कैपिलरी एक्शन, एडिशन एंड कोहेशन, ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर मेंटेन वाटर कंटिन्यूटी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, सो एसेंट ऑफ सैप में हम यही देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो बस वही है कि दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोजन में तो वाटर में इसी तरीके से अगर हम पूरा H2O का देखें इसी तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है, पार्शियली हाइड्रो कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म हो जाता है एंड एक वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ओके, सो वाटर का टेंसाइल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो पावर है डिजॉल्व कुछ चीज़ डिजॉल्व करने की एंड उनको सेपरेट करने की, इज द पावर ऑफ डिजॉल्विंग समथिंग एंड सेपरेटिंग देम, दैट मीन्स द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वाटर में आप कुछ भी डालो डिजॉल्व तो हो ही जाता है ना, पावर ऑफ डिजॉल्विंग समथिंग वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता ही है, वाटर का ज़्यादा होता है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जाइलम जो होता है
मोड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का मिलके बना हुआ होता है, जिनको हम जाइलम एलिमेंट बोलते हैं। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम के हम सेल्स देख लेते हैं। पहला होता है वेसल्स और ट्रैकेट्स। एंजियोस्पर्म में हम वेसल्स बोलते हैं एंड ट्रैकेट्स जिम्नोस्पर्म में बोलते हैं। हाँ, ये लिग्निफिकेशन हो जाता है, तो ये मैच्योरिटी पे डेड ही होते हैं, दैट डेड एट मैच्योरिटी। ट्रैकेट्स जो होता है, जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, दूसरे होते हैं जाइलम फाइबर। सो वेसल और ट्रैकेट्स जिम्नोस्पर्म में, ट्रैकेट्स एंड वेसल इन एंजियोस्पर्म। जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर होते हैं, ये भी क्या हो जाते हैं, दे आर डेड एट मैच्योरिटी। जाइलम फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी बोलते हैं बहुत, दे आर ऑल्सो डेड एट मैच्योरिटी। जाइलम पैरेनकाइमा, ये लिविंग सेल्स होती हैं, इनके पास क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ओके, सो जाइलम फाइबर जैसे वेसल्स होती हैं एंजियोस्पर्म में एंड ट्रैकेट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में। पहला हो गया वेसल्स और ट्रैकेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा आर लिविंग सेल्स। जाइलम फाइबर और स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी बोलते हैं, दैट डेड एट मैच्योरिटी, दे आर ऑल्सो डेड एट मैच्योरिटी। जैसे वेसल्स और ट्रैकेट्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये वेसल्स होती है जो एंजियोस्पर्म में है, दोनों ही लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निंग इज देयर इन द वॉल। सो जो इनर कंटेंट होता है दोनों का मर जाता है, वेसल्स और ट्रैकेट्स कैसे, दे डाई एट डेड एट मैच्योरिटी, बोथ आर लिग्निफाइड। तो वेसल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो एंड वॉल होती है इट डिजॉल्व एंड दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है। एंड हाँ, देयर आर साइड वेज, तो यहाँ पे ऐसे साइड वेज होते हैं, नो लिग्निन, एंड जहाँ पे लिग्निन नहीं होता है, जो साइड वेज होते हैं ना इनमें लिग्निन नहीं होता है, तो इनको हम पिट्स बोलते हैं। वाटर कैन गो अप एंड साइडवेज, वाटर ऐसे जा सकता है, फिर साइडवेज जा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, तो इस तरीके से। तो कंडक्शन इसमें गुड होता है एंड कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैरो। सो ये था वेसल्स के बारे में। ट्रैकेट्स के ऐसे टेपरिंग एंड्स होते हैं, एंड में टेपरिंग एंड वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, इनमें भी पिट्स होते हैं, रीजन जहाँ पे लिग्निन नहीं होता है, तो वाटर जो है वो ऐसे अब जा सकता है। तो ट्रैकेट्स में थोड़ा कंडक्शन बैड होता है, जिम्नोस्पर्म में होते हैं ट्रैकेट्स, ठीक है। एंड वेसल्स जो है वो किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। बोथ पॉलीगोनल हैव हेक्सागोनल सेल। सो वेसल जो होती है उनकी लिग्निफाइड, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, एंड ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है वेसल्स का ऐसे। एंड उनकी वॉल जो है वो थिन होती है, बट ल्यूमेन जो है वो वाइडर होते हैं ट्रैकेट्स का। कंडक्शन वेसल्स में गुड होता है, ल्यूमेन थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, क्योंकि लिग्निफाइड वॉल थिक है ना, तो ल्यूमेन नैरो होगा। सो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम जो होता है उसको प्रोलोजाइलम बोलते हैं, ऐसे लेटर फॉर्म्ड जाइलम को हम मेलेरोजाइलम बोलते हैं, मिलानोजाइलम, ठीक है। सो इस तरीके से ये होता है। हाँ, ये हम देख चुके हैं कोएशन, एडिशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो ये था जाइलम के बारे में। ट्रैकेट्स जो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ने, वेसल्स एंजियोस्पर्म में मिलते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा ये लिविंग नेचर में होते हैं, एंड ऑल्सो इन स्टोरेज, एंड जाइलम फाइबर जिसको हम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर भी बोलते हैं। सो ट्रैकेट्स के बारे में हमने देख लिया। वेसल्स हो गया, इनका पोरस एंड होता है, वेसल्स जो होते हैं इनका एंड थोड़ा पोरस एंड होता है। वेसल्स आर बेटर एडॉप्टेड फॉर वाटर कंडक्शन देन ट्रैकेट्स, बिकॉज वेसल्स थोड़ी शॉर्ट होती है एंड वाइडर होती है ट्रैकेट से, एंड उसका एंड वॉल थोड़ा परफोरेटेड होता है। सो वेसल्स का जो एंड वॉल होती है ना वो परफोरेटेड होती है वेसल्स की, ठीक है। ट्रैकेट्स में नहीं होता, इनका टेपरिंग एंड होता है। सो वेसल्स का जो एंड वॉल होता है वो थोड़ा कैसा होता है, परफोरेटेड होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने जाइलम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा फ्लोएम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनका कंडक्शन पढ़ेंगे। फ्लोएम के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर सीव ट्यूब हमारा आ जाता है, सीव ट्यूब एंड प्लस कंपेनियन सेल, ये न्यूक्लिएटेड होती है कंपेनियन सेल। देन सीव सेल प्लस एल्ब्यूमिनस, ठीक है, सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब प्लस एल्ब्यूमिनस, एंड ऐसे ही जाइलम फ्लोएम पैरेनकाइमा होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, ओके।
सो ये सीव ट्यूब जो होती है ये हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है, जैसे वेसल्स हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। एंड सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म में होते हैं। तो ये साइड में कंपेनियन सेल लगी होती है जिसमें न्यूक्लियस होती है। सीव ट्यूब जो होती है ये लिविंग होती है, परफोरेटेड होती है ऑल ओवर, यहाँ पे परफोरेटेड होती है, पोर्स होते हैं एंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। इसकी एक कंपेनियन सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस होता है, तो ये सिंगल सेल होती है, ठीक है। सो इस तरीके से, हाँ मतलब सिस्टर सेल होती हैं दोनों, एक में न्यूक्लियस चला जाता है एक में न्यूक्लियस नहीं जाता, तो ये कंपेनियन सेल हो गई एंड ये सीव ट्यूब हो गई। ऐसी सीव सेल होती है। परफोरिन इज इन एरिया नॉट एवरीवेयर, हाँ इसमें जो परफोरेटेड होता है वो तो हर जगह होता है, इसमें एरिया मतलब कहीं कहीं होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म में होता है, ये एल्ब्यूमिनस कंपेनियन सेल को ही बोल रहे हैं। तो इस तरीके का ये फ्लोएम के कुछ पार्ट होते हैं जो फ्लोएम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब हम देखते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम जो होता है सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप फॉलो करता है, यानी कि सोर्स होता है जहाँ पे जो एरिया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, एंड सिंक मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो वहाँ से सिंक तक जाता है। सो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो है मल्टी डायरेक्शनैलिटी शो करता है एंड प्रॉक्सिमिटी। तो कुछ हमारे पास मेरिस्टमेटिक सिंक होते हैं, ग्रोइंग सिंक, एंड कुछ हमारे पास ग्रोइंग सिंक भी होता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, ग्रोइंग सिंक, रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो इस तरीके से वो मूव करते हैं सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप, और ये टेम्परेरी होता है। जो सिंक है कभी वो सोर्स भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मूव करते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। ओके, सो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ये अपर लीफ सप्लाई है ना, यहाँ पे फूड सप्लाई होता है अपर लीफ में शूट डेवलपमेंट के लिए। सो ये सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप फॉलो करता है, लेकिन ये टेम्परेरी होती है, क्योंकि सिंक जो होता है प्रेजेंट जनरेशन का वो नेक्स्ट जनरेशन में सोर्स भी तो बन सकता है ना। इसलिए जैसे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये सिंक हो गया, है ना। सोर्स हो जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, वो हो जाता है सोर्स। सो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जैसे लोअर लीफ में सप्लाई हो रही है फूड की रूट डेवलपमेंट के लिए, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो सिंक हो गया, एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम वो सोर्स हो गया, वहाँ से बन रहा है खाना एंड वो यहाँ पे जा रहा है सिंक में। मेरिस्टेमेटिक मीन्स जो ग्रोइंग सिंक होता है। हाँ, लीफ मिडिल लीफ जो सप्लाई करता है वो दोनों डायरेक्शन में करता है, जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो सोर्स मतलब कि जहाँ पे खाना बन रहा है, एंड सिंक मतलब जहाँ पे नीड है खाने की। अब जो सिंक है, अब वहाँ पे खाना बन गया है, बहुत सारा पहुँच गया सिंक में, अब वो नेक्स्ट टाइम वो सोर्स भी तो बन सकता है ना, तो इसलिए ये टेम्परेरी होता है। सो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो होता है मल्टी डायरेक्शनैलिटी होता है एंड प्रॉक्सिमिटी होता है, यानी कि ये जितना जो पास होगा ना उसको ज़्यादा देगा, ये जो जितना पास होगा। तो सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप इसमें होता है। देखो अगर आप फ्लोएम के एलिमेंट देखो, वो हम देख चुके हैं, सीव सेल है ना, कंपेनियन और एल्ब्यूमिनस, तो ये सारा हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं जो मटेरियल है वो ट्रांसलोकेटेड होते हैं फ्लोएम में कैसे। फ्लोएम सैप जो होता है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो लेबल टेक्निक, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक इंसेक्ट एफाइड होता है जो फ्लोएम फीडर है, वो फ्लोएम सैप को सक करता है, एंड फिर हम उसको मार के उसके सैप को हम स्टडी कर सकते हैं। एफाइड्स को नेचुरल सिरिंज भी बोलते हैं। हाँ, शुगर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो और सिर्फ नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू। रिड्यूसिंग शुगर कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आप मोनोसेक्राइड की बात करोगे, मोनोसेक्राइड वो कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं सब में फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होते हैं, यानी कि सारे मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं इन नेचर। That is, monosaccharides are not transported in plant, are reducing in nature। That is, monosaccharides जो होते हैं they are not transported in plant।
तो पॉलीसेकेराइड का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, इन वाटर इज इनसॉल्युबल इन नेचर, दैट इज आर नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसलोकेशन के लिए, ये सुटेबल नहीं है पॉलीसेकेराइड्स में। इसलिए जो ऑलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड होते हैं वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं ट्रांसलोकेशन के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉन रिड्यूसिंग भी होते हैं एंड वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। नॉट ऑल, ऐसा नहीं कि सारे ही हों, बट हाँ मोस्टली ऑलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड ही होते हैं। जैसे सुक्रोज जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का मिलके बना हुआ होता है, रैफिनोज जो होता है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड स्टेकायोज भी होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ऐसे ही वर्बेस्कोज जो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, 3 गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज बढ़ाते चले जाओ, रैफिनोज, टेकायोज एंड वर्बेस्कोज, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड फ्लोएम में इन्हीं का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी देखेंगे। कुछ शुगर अल्कोहल होते हैं, सॉर्बिटॉल एंड मैनिटोल जो होते हैं ये भी ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के थ्रू। शुगर अल्कोहल जैसे अमाइनो एसिड भी होते हैं कुछ, ग्लूटामिक एस्पार्टिक एसिड, अमाइड ग्लूटामिन, एस्पेराजिन, यूराइड, एलेंटोइक एसिड, एलेंटोइन, सिट्रुलिन। प्रोटीन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, पोटेशियम का हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट होता है, देन कैल्शियम, देन फॉस्फेट, देन मैग्नीशियम लेस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अगर हम फ्लोएम की लोडिंग देखें, फ्लोएम लोडिंग, मीजोफिल सेल जो हमारे पास होती है, वैस्कुलर बंडल, यस, फ्लोएम की हम लोडिंग देखते हैं कैसे होता है। सो ट्रायोज फॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट formed by photosynthesis during day। जो ट्रायोस फॉस्फेट होता है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जब हम देखते हैं जो C3 साइकिल चलती है फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल, डार्क साइकिल जब चलती है, उस केस में हमारा ये बनता है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट हम इसको बोलते हैं। ड्यूरिंग डे ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम साइट क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही चलती साइटोसॉल में, एंड वहाँ पे भी सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग डे हम बात कर रहे हैं साइटोसॉल में। एंड नाइट में क्या होता है ना, जो कार्बन होता है नाइट में, कार्बन स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो उसका ब्रेक डाउन क्लोरोप्लास्ट में होता है एंड वो माल्टोज बना लेता है नाइट में। एंड देन माल्टोज जो है एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है एंड ट्रांसपोर्टेड इन साइटोसोल, तो साइटोसोल में ऑटोमेटिकली हम सुक्रोज में ही कन्वर्ट करना है। माल्टोज जो कि स्टार्च फॉर्म होता है, स्टार्च का क्लोरोप्लास्ट में ब्रेक डाउन होता है, माल्टोज बनता है, माल्टोज इज रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड, सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन साइटोसोल जहाँ पे वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सुक्रोज जो है मूव करता है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द मेसोफिल टू द विसिनिटी ऑफ द सीव एलिमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, तो सुक्रोज साइटोसोल में बन चुका है। ठीक है, सो सुक्रोज जो मेसोफिल होती है उसकी प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है मेसोफिल, सुक्रोज वहाँ से मूव करता है मेसोफिल से सीव एलिमेंट में जाता है, यानी कि लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होती है वहाँ वो बन चुका है। सो वो वहाँ से मूव करता है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द मेसोफिल, वो सीव एलिमेंट में जाता है ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, उसके बाद फ्लोएम लॉडिंग में हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एपोप्लास्टिक मोड देख लेते हैं फ्लोएम लॉडिंग का, ये हमें हर्बेशियस प्लांट में मोस्टली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है ना, देखो एपोप्लास्टिक मोड ऑफ फ्लोएम मॉडिंग में हमारे पास सेल जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटा से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये मीजोफिल सेल हो गई, फिर ये हमारे पास बंडल शीथ सेल होती है, एंड ये हमारे पास होती है कंपेनियन सेल। ठीक है, फ्लोएम की जो सेल होती है वो हम देखते हैं। तो एपोप्लास्टिक मोड, यहाँ पे देखो आप एपोप्लास्टिक मोड, ठीक है, ये दिख रहा है, ये मेसोफिल सेल है, दिस इज बंडल शीथ सेल, एंड ये हमारे पास कंपेनियन सेल है। ठीक है, उसके बाद मेसोफिल सेल में ये सब हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है, साइटोसॉल में आके सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे नाइट में भी हमें सुक्रोज मिल रहा है, दिन में भी सुक्रोज मिल रहा है। तो मेसोफिल सेल में सुक्रोज बन गया है, सुक्रोज जो है यहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सुक्रोज है, वो इस साइड मूव करेगा बंडल शीथ सेल में,
बंडल शीथ सेल और जो ये हमारा पूरा ये सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब जो होती है वो कंपानियन सेल उसके पास होती है। तो बंडल शीथ सेल से इधर यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है, जो कंपेनियन सेल होती है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास होता है ये वी टाइप का पंप होता है, प्रोटॉन का पंप, एंड ये हमारे पास होता है प्रोटॉन सुक्रोज इम्पोर्टर। तो ये जो वी टाइप पंप होता है, प्रोटॉन एटीपेज पंप, ये एटीपी को यूज़ करता है, हाइड्रोलाइज करता है एंड प्रोटॉन बाहर फेंकता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, फिर प्रोटॉन सुक्रोज इम्पोर्टर के थ्रू इस तरफ जाता है कंपेनियन सेल में। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस हो रहा है। अगर मान लो हम यहाँ पे अनकपलर ट्रीट कर दे तो फ्लोएम लोडिंग रेट कम हो जाएगा इस मेथड से। उसके बाद यहाँ पे सुक्रोज चला जाता है अंदर और फिर इस तरीके से इसमें सीव ट्यूब में आ जाता है। तो ये ऐसे होता है कि लीफ पे हमारा मेसोफिल सेल्स में सुक्रोज बन रहा है, फिर बंडल शीथ सेल में जाता है, फिर कंपेनियन सेल में जाता है। तो ये हमारा होता है एपोप्लास्टिक मोड ऑफ पाथवे। ठीक है, इसमें भी यही होता है। कोई यहाँ पे ये एटीपेज वी टाइप एटीपेज पंप होता है कंपेनियन सेल में एंड इस तरीके से ये मूव करता है। हाँ, यहाँ जो ये एपोप्लास्टिक स्पेस होता है सेल के बीच में, इसको एपोप्लास्टिक स्पेस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो अंदर हाइड्रो प्रोटॉन और सुक्रोज इम्पोर्टर के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जो था कि इस तरीके से एपोप्लास्टिक मोड के थ्रू होता है। और ये जो प्रोटॉन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर जो होता है एनकोडेड बाय एसयूटी जीन और एसयूसी जीन बोलते हैं, जो ये प्रोटॉन सुक्रोज का को ट्रांसपोर्टर होता है। और ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ये हमने देख लिया। अगर अनकपलर से करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। यस। सो अब हम दूसरा मोड देखते हैं, दैट इज सिम्प्लास्टिक मोड ऑफ फ्लोएम लोडिंग। ये तो एपोप्लास्टिक मोड था। सिम्प्लास्टिक मोड में क्या होता है, इसको हम पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल भी बोलते हैं। देखो ये मेसोफिल सेल है, सुक्रोज बना, बंडल शीथ सेल में गया, इसमें बीच में एक पॉलीमर ट्रैपिंग मॉडल बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच में ये इंटरमीडियरी सेल होती है। ठीक है, और इंटरमीडियरी सेल होती है और यहाँ पे ये सिंथेटेज एंजाइम भी होता है। तो ये इंटरमीडियरी सेल में आ जाते हैं, इंटरमीडियरी सेल में आने के बाद ये कंपेनियन सेल में मूव करते हैं। जैसे यहाँ पे सुक्रोज बना, ये होती है इंटरमीडियरी सेल, ये सिंथेटेज होता है। सो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये तो मूव करते हैं टुवर्ड द कंपेनियन सेल एज लार्ज साइज प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है इसके अंदर। तो लार्ज मॉलिक्यूल ईजिली मूव कर जाते हैं टुवर्ड द कंपेनियन सेल क्योंकि लार्ज प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है इसमें। तो इसमें सुक्रोस आता है, ये जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है। सुक्रोस इंटरमीडियरी में सिंथेटेज एंजाइम होता है, सिंथेटेज एंजाइम गैलेक्टोज ऐड करता है, तो सुक्रोस नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। इससे सुक्रोस सिंथेटेज के थ्रू रेफिनोज, स्टेकायोज और वर्बेस्कॉज में कन्वर्ट होता है। एंड जब ये तीनों, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन लार्ज है तो ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है इस केस में। तो इसलिए इसमें गैलेक्टोज ऐड किए जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेटेज एंजाइम से, तब इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें इंटरमीडियरी सेल भी प्रेजेंट होती है। सो फ्लोएम ट्रैपिंग मॉडल में 3 प्रेडिक्शन ये बनाता है, दैट इज सुक्रोज शुड बी मोर कंसंट्रेटेड इन मेसोफिल सेल देन द इंटरमीडियरी सेल। जो एंजाइम होते हैं रेफिनोज, स्टेकायोज, वर्बिस्कॉज शुड बी प्रेफरेंशियली लोकेटेड इन इंटरमीडियरी सेल। The plasmodesmatar linking bundle sheath cell और intermediary cell should be smaller in size ताकि वो एक्सक्लूड कर दे मॉलिक्यूल को लार्जर देन सुक्रोस। ओके, जो बंडल शीथ सेल और इंटरमीडियरी सेल को कनेक्ट कर रहे हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा का स्मॉलर होना चाहिए साइज में। सो दैट्स वाई एक्सक्लूड मॉलिक्यूल लार्जर देन सुक्रोस। एंड प्लाज्मोडेस्माटा जो इंटरमीडियरी सेल और सीव ट्यूब कंपेनियन सेल के बीच में होता है वो वाइडर होना चाहिए ताकि लार्जर मॉलिक्यूल यहाँ से पास हो सके। तो 2 फ्लोएम की हमने जो लोडिंग देखी है वो 2 तरीके से देखी है, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक वे में फ्लोएम जो है वो लोड होता है। अब हम फ्लोएम की क्या देखते हैं, अनलोडिंग देखते हैं। सो फ्लोएम की हम अनलोडिंग देखने वाले हैं, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट होता है शुगर का फ्रॉम सीव एलिमेंट से to the vicinity of the sink site. That means it is a short distance transport process. अब हम देखते हैं, ये तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है शुगर सीव एलिमेंट से
अब हमारा सीव एलिमेंट में आ गया है, ठीक है, यानी कि हमने सोर्स जहाँ पे बना था मेसोफिल सेल से, सोर्स से हमने सीव एलिमेंट में ले आया है। अब हमें सीव एलिमेंट से सिंक साइड पे ले जाना है जहाँ पे ज़रूरत है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सिंक का कैसा नेचर है, अनलोडिंग भी हमारे पास दो टाइप की होती है अगर सिंक के नेचर के बेसिस पे, ठीक है। अगर सिंक हमारा मेरिस्टेमेटिक सिंक है, जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये ग्रोइंग रीजन होता है, इसमें डायरेक्ट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। सो अनलोडिंग जो होती है वो सिम्प्लास्टिक टाइप की होती है, पैसिव प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो ग्रोइंग रीजन है, तो डायरेक्ट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। तो इसमें अनलोडिंग की सिम्प्लास्टिक टाइप का होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। और दूसरा होता है स्टोरेज सिंक अगर है, यानी कि वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एक हो गया हमारे पास सीड, कॉटिलिडन, एंडोस्पर्म, फ्रूट एक्सेट्रा। एक हमारे पास हो जाता है मॉडिफाइड स्टोरेज साइट। जो ये स्टोरेज सिंक होते हैं, जो मॉडिफाइड स्टोरेज साइट है, इसमें हमारा मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ, ये सब आ जाते हैं। जैसे मॉडिफाइड रूट, स्वीट पोटैटो, रेडिश, कैरेट, शुगर बीट, ये सब मॉडिफाइड रूट होते हैं। मॉडिफाइड स्टेम, शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, दीज आर मॉडिफाइड स्टेम। ऑनियन एंड गार्लिक आर मॉडिफाइड लीफ। एंड ये स्टोरेज सिंक होते हैं, इसमें डिवाइडेड होते हैं स्टोरेज सिंक, ठीक है। हाँ, तो इसमें तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है, तो ये सिम्प्लास्टिक टाइप का हो गया। इसमें हमें किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती मैरिस्टेमेटिक सिंक में जाने के लिए, लेकिन स्टोरेज सिंक में जाने के लिए हमें चाहिए। तो ये जो स्टोरेज होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर हो रहा है तो वो एक्टिव प्रोसेस होता है, एटीपी डिपेंडेंट। इसमें कोई डायरेक्ट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन नहीं होता स्टोरेज सिंक में, नॉन ग्रोइंग एरिया होता है ना ये, इसलिए। क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हम हाई कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस है, ओके। फ्रॉम और हम उसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन करा रहे हैं, यस, क्योंकि वो नॉन ग्रोइंग एरिया है। ग्रोइंग एरिया इसलिए होता है, ग्रोइंग एरिया में कंसंट्रेशन कम होती है, तो इसलिए हम हाई टू लो कंसंट्रेशन इजीली जा सकते हैं, क्योंकि वो यूज़ करता है ना। अब जो नॉन ग्रोइंग एरिया है वो कुछ यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसलिए हाँ। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करें, ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन और प्रेशर फ्लो मॉडल, ये ई मिश ने दिया था। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस दैट इज़ नो एटीपी जीटीपी रिक्वायर, एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय मास ट्रांसफर रेट बाय यूजिंग वेलोसिटी एंड प्रेशर। तो ये पूरा एक पैसिव प्रोसेस होता है, कोई एटीपी जीटीपी कुछ रिक्वायर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन जो होता है वो मास ट्रांसफ़र रेट, वेलोसिटी और प्रेशर का ही रोल होता है इसमें। टोटली डिपेंड ऑन वाटर पोटेंशियल, नेट मूवमेंट जो होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल में, टोटली वो इस चीज़ पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, टोटली। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, अब जैसे फ्लोएम की यहाँ से हमारी कंपेनियन सेल थी जिसमें सुक्रोस आ चुका है, एंड यहाँ पे हमारा सुक्रोस आ चुका है। अब आप ये देखो, ये हमारा क्या चाह रहा है, फ्लोएम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, दिस इज फ्लोएम, नो, हाँ, ये सीव ट्यूब है, यहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम से तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ना, तीन फैक्टर थे जाइलम से, वाटर कोहेशन, एडिशन एंड कैपिलरी एक्शन। तो यहाँ पे जब यहाँ पे सुक्रोस आएगा, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे हमारा सिंक है जहाँ पे इस शुगर फूड को हमें लेके आना है, सुक्रोस को। तो ये जितना भी फूड है यहाँ पे हमारा, ठीक है, सुक्रोस है, यहाँ पे सॉल्यूट अब ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके कि सॉल्यूट पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो प्रेशर पोटेंशियल कम है, यानी और वाटर पोटेंशियल भी कम है यहाँ पे। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम है, वाटर पोटेंशियल कम होने का मतलब है नेगेटिव में है,
और जो जाइलम है यहाँ से वाटर अपवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कम नेगेटिव है जाइलम में, जाइलम भी साथ साथ चल रहा है ना, ये जाइलम है ये फ्लोएम है, तो जाइलम में जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव है, यहाँ पे मोर नेगेटिव है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, इसलिए वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ, जो कि ज़्यादा नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है। सो यहाँ पे जैसे ही वाटर मूव करेगा, जैसे ही वाटर मूव किया तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा, सॉल्यूट का पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर कम होगा ना, तो वो इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जो सॉल्यूट है, अब यहाँ पे हमारा प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये हाई प्रेशर पोटेंशियल से लो प्रेशर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, वाटर पोटेंशियल भी हमारा बढ़ गया है, यानी कि लेस नेगेटिव हो गया है मोर नेगेटिव से, तो अब वो यहाँ से नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे ये नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे सीव ट्यूब में, इसी तरीके से होता है, वाटर आता है ऑस्मोसिस के थ्रू, उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ता है एंड देन हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ऐसे मूव करता रहता है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। और ये सीव प्लेट होती है, सीव प्लेट में पोर्स भी तो होते हैं, और ये हमारी सीव ट्यूब होती है पूरी, ये हमारी सीव ट्यूब है ना, और ये सीव प्लेट है, सीव प्लेट में पोर्स भी होते हैं, तो ये इस तरीके से हमारा पूरा आता है, सीव ट्यूब आती है, सीव प्लेट होती है, तो ये नीचे आता है। अब जहाँ पे हमारा ये जाने वाला है सिंक में ये जाता है ना। अब हम अगर सिंक की बात करें तो वाटर पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा है, प्रेशर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो सॉल्यूट जो है वो सिंक में चला जाता है। अब जैसे ही सारा सॉल्यूट सिंक में चला गया है, सॉल्यूट जैसे ही अनलोड हुआ है सिंक में, तो ये हमारा यहाँ पे वाटर पोटेंशियल, जब पूरा सॉल्यूट इधर चला गया सिंक पे, तो यहाँ पे हमारा वाटर पोटेंशियल बढ़ गया ना, यानी कि वाटर पोटेंशियल हमारा ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे अगर हम जाइलम की बात करें तो इसमें क्या होता है ना, जैसे इसने यहाँ पे सिंक में सारा जो सॉल्यूट था वो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा था वो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि पूरा सॉल्यूट खाली हो गया। अब वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होते ही यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लेस नेगेटिव होता है जाइलम में, तो इसलिए वाटर जो है वो मूव करेगा यहाँ से अगेन जाइलम में। सो जैसे सॉल्यूट अनलोड हो जाएगा, वो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे लेस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ मूव करेगा, फिर जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू लोडिंग होगी, फिर इसी तरीके से प्रेशर जनरेट होते होते सिंक तक आएगा। तो इसी तरीके से ये मूव करते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे रुक के सिंक में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर वो वाटर वापस जाइलम में चला जाता है। सो जाइलम फ्लोएम इस तरीके से काम करते हैं। सम प्रेडिक्शन जो है प्रेशर फ्लो मॉडल की वो ये है कि नो ट्रू बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन अ सिंगल एलिमेंट कैन अकर, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट नहीं होता इन अ सिंगल सीव ट्यूब एलिमेंट कैन अकर because solution can move in only one direction at one time, but yes, solution can move in one direction at one time. Solute within the phloem can move bi-directionally but in different sieve element और different time पे। अगर हम बात करें कि फ्लोएम के अंदर जो सल्यूट है विद इन द फ्लोएम अगर हम देखें तो वो बाई डायरेक्शनली मूव कर सकता है, बट इन अ डिफरेंट सीव एलिमेंट और डिफरेंट टाइम पे। मतलब बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट एक सिंगल सीव एलिमेंट में नहीं हो सकता बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा एक टाइम पे। हाउएवर विद इन द फ्लोएम, अगर हम फ्लोएम के अंदर की बात करें तो वो बाई डायरेक्शनली मूव कर सकता है, बट इन डिफरेंट सीव ट्यूब और डिफरेंट टाइम पे।